नमस्कार फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की क्लास। तो इकोनॉमिक सर्वे की क्लास चालू करने से पहले हम जानते हैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में जो कि इकोनॉमिक सर्वे को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 हमारा टॉपिक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण है, यानी कि आर्थिक गतिविधियों का ब्यौरा। हमारे देश की या हमारे राज्य की आर्थिक गतिविधियों का एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन फाइल, पीडीएफ, ब्यौरा, जानकारी का संग्रह क्या कहलाएगा? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो बजट के कुछ दिन पहले, या तो एक दिन पहले या 3-4 दिन पहले, सामान्य तौर पे इसका प्रकाशन या इसको जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है? देखिए, बजट मतलब भविष्य का योजना, खर्चा पानी, भविष्य का सरकार का डाटा या सरकार क्या क्या करने वाली है आगामी वित्तीय वर्ष में, इसका संग्रह, इसकी सूचना बजट के थ्रू सरकार जनता को देती है। और बजट के पहले एक डाटा, एक दस्तावेज सरकार उपलब्ध कराती है ताकि पिछले वर्ष का हिसाब किताब जनता को दिया जा सके। तो इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करने वाला कौन है? वित्त विभाग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया। बजट को तैयार कौन करता है? तो बजट को तो भाई तैयार वित्त विभाग करेगा, वित्त मंत्रालय, और बजट को प्रस्तुत करेगी वित्त मंत्री। इकोनॉमिक सर्वे को तैयार कौन करता है? तो आर्थिक संचालनालय या आर्थिक सांख्यिकी विभाग का जो सचिव होता है, क्लियर है, आर्थिक सलाहकार, वो तैयार करता है। लेकिन इसे प्रस्तुत कौन करेगी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। बनेगा यहां तक? आगे देखते हैं। तो भाई, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या अंतर है? तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में अंतर कुछ नहीं है। बजट मतलब सरकार क्या करने वाली है, इस बात का एक दस्तावेज दे रही है सरकार कि हम बजट के द्वारा क्या क्या घोषणाएं करेंगे, कितना खर्चा करेंगे, किस क्षेत्र में करेंगे, कितना फंड डालेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जनता को बताने के लिए कि सरकार ने क्या क्या काम पिछले साल किया है, हिसाब किताब जनता को देगी इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे कि हम बात करते हैं, तो भारत का बजट सामान्य तौर पे फरवरी के फर्स्ट वीक में भारत सरकार अपना बजट जनता के समक्ष रखती है। वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करने की सामान्य प्रक्रिया जो होती है फरवरी के प्रथम सप्ताह में होती है। लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो बजट होता है मार्च के फर्स्ट वीक में प्रस्तुत किया जाता है। फरवरी फर्स्ट वीक भारत सरकार का, लेकिन हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो सामान्य तौर पे मार्च फर्स्ट वीक, यानी कि 1 महीने का डिफरेंस है। अब मैंने आपको बोला है कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो बजट के कुछ दिन पहले जारी होगा, पिछले वर्ष का होगा, क्योंकि पिछला हिसाब किताब दे रहे हैं। तो अगर बजट 2025-26 की बात की जाए, तो बजट 2025-26 के जस्ट पहले इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 प्रस्तुत किया गया। तो भारत सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ है 1 फरवरी 2025 और इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत हुआ है 31 जनवरी, यानी एक दिन पहले। मैंने आपको अभी कहा था। बनेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ का बजट प्रस्तुत हुआ है 3 मार्च 2025। बजट 2025-26 की मैं बात कर रहा हूं। और हमारे छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत कब हुआ? जस्ट पहले, 4 दिन पहले, 28 फरवरी 2025। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक दिन पहले प्रस्तुत होगा, 2-3 दिन पहले भी प्रस्तुत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, जब हम इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में जब हम पढ़ते हैं, या हम जब आर्थिक गणना करते हैं, किसी भी उत्पादन गतिविधि की जब हम बात करते हैं, तो गणना का 2 आधार होता है। गणना के 2 कैलकुलेशन ईयर होते हैं। एक गणना तो होती है पहला स्थिर वर्ष के आधार पे। स्थिर वर्ष मतलब क्या होता है भाई? स्थिर मतलब होता है जब वस्तु का मूल्य स्थिर हो, तो उस वर्ष को बोलते हैं स्थिर वर्ष। तो स्थिर वर्ष को ही दूसरा नाम क्या है इसका? आधार वर्ष।
आधार वर्ष का मतलब क्या होता है भाई? बेस प्राइस। बेस प्राइस का मतलब है कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का मतलब है स्टैंडिंग प्राइस बनेगा। इसका मतलब भाई कि जब वस्तु की कीमत में उतार चढ़ाव दिखाई नहीं देता, वस्तु की कीमत में ज्यादा वृद्धि और ज्यादा घटत नहीं होती, तो उस स्थिति में उस वर्ष को हम बोलते हैं बेस ईयर या आधार वर्ष। आधार वर्ष में महंगाई का इफेक्ट नगण्य होता है। भाई देखो समझिएगा, जैसे कि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में हमारा जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। बेस ईयर को चुनने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ मानक होते हैं कि भाई बेस ईयर के दौरान किसी भी प्रकार की आर्थिक घटना ना हो, आर्थिक भूचाल ना आए, सुनामी ना आए, ऐसा कोई भी घटना ना हो जिसमें मूल्य को प्रभावित करे वो, यानी कि सामान्य वर्ष, शांति रहे, किसी भी प्रकार का कोई हुड़दंग ना रहे इकोनॉमिक्स में, तो उसको हम क्या मानते हैं? बेस ईयर बनाते हैं, बनेगा। तो बेस ईयर हमारा क्या है? अभी 2011-12 है। अभी सरकार ने घोषणा की है कि हमारा न्यू बेस ईयर कितना होगा? 2022-23, जो कि अगले साल से लागू होगा। अगले साल से हमारा बेस ईयर चेंज होने वाला है भाई। कितना हो जाएगा? 2022-23। तो ये 2011-12 जो हम पढ़ रहे हैं उस कैलकुलेशन हमारी किससे होगी? 2022 और 2023 के हिसाब से होगी, बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, 2 वर्ष की बात किया मैं। पहला तो स्थिर वर्ष, दूसरा है चालू वर्ष। चालू वर्ष को ही बोलते हैं वर्तमान वर्ष, चालू कीमत, करेंट प्राइस। तो अगर किसी वस्तु के बारे में जब हम बेस ईयर पे कैलकुलेशन करेंगे तो उसको बोलते हैं स्थिर भाव। क्या बोलते हैं उसको? स्थिर भाव। लेकिन जब हम किसी वस्तु की करेंट प्राइस, महंगाई वाला प्राइस, वर्तमान मूल्य, चालू मूल्य, इस पर गणना करेंगे या इसको लेकर कैलकुलेशन करेंगे, उत्पादन की मूल्य ज्ञात करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इस प्रचलित भाव। प्रचलित मतलब करेंट प्राइस, वर्तमान भाव। यहां तक क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। वित्त वर्ष क्या होता है? बजट जो होता है हमारा वित्त वर्ष के लिए जारी होता है। वित्त वर्ष की गणना जो होती है 1 अप्रैल से लेकर अगले साल का 31 मार्च। जैसे कि बजट 2025-26, बजट 2025-26 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा वित्तीय वर्ष, करेंट फाइनेंशियल ईयर क्या चलेगा? 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 हमारा जो करेंट ईयर है वो यही है। आगे बढ़ते हैं। आधार वर्ष आपको मैंने बताया, चालू वर्ष बताया, स्थिर मूल्य अभी बताया मैं। बेस ईयर का जो मूल्य होता है उसको स्थिर मूल्य बोलते हैं, जिस पर महंगाई का प्रभाव नगण्य होता है। प्रचलित मूल्य का मतलब है वो मूल्य जो अभी वर्तमान में है, बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है जीएसडीपी। तो भाई भारत के लिए हम बात करते हैं जीडीपी की। किसकी बात करते हैं भारत के लिए? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसके लिए हमारा जो टर्म है वो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्राइस। तो भारत में सभी प्रकार की एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार की उत्पादन होने वाली उत्पादन की गतिविधियों का एक वर्ष में कुल मौद्रिक मूल्य जो होता है, टोटल एमआरपी, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। यानी सिंपल वर्ड में बोलूं तो भारत में एक साल में, भारत की सीमा में, चाहे देसी हो चाहे विदेशी, सभी प्रकार की वस्तु जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है उसका टोटल एमआरपी क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ की सीमा के भीतर एक वर्ष में जितनी भी प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वस्तु और सेवा का, चाहे वो छत्तीसगढ़ी कंपनी करे चाहे कोई दूसरी कंपनी करे, हमारे सीमा में, हमारे घर के अंदर जो प्रोडक्शन होगा उसका टोटल एमआरपी कहलाएगा जीएसडीपी, कुल मौद्रिक मूल्य, मतलब टोटल एमआरपी बनेगा। एनएसडीपी क्या होता है भाई? अब जीडीपी का शुद्ध रूप कहलाता है एनडीपी। जीडीपी में मूल्यह्रास को घटा दो, टूट फूट, काट छांट। देखिए भाई, आप कोई भी सामान लेते हो तो उसका जो सर्विसिंग कराते हो, आप बाइक लोगे तो बाइक का सर्विसिंग कराना पड़ेगा, है ना? तो बाइक को मेंटेन करने का जो खर्चा होता है उसको हटाओगे तो बाइक का लाभ तभी तो कैलकुलेट करोगे। तो उसी तरीके से हमारे देश में हम क्या करते हैं, जीडीपी का मतलब बहुत सारे मेंटेनेंस खर्चे
उसमें जोड़ देते हैं जीडीपी में, लेकिन उसको तो हम शुद्ध रूप बोलेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी में से कुछ हटाएंगे, कुछ अमाउंट को हटाना पड़ेगा भाई, ताकि हम शुद्ध रूप निकाल सकें। बनेगा। जैसे कि समझिएगा, आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एनएसडीपी का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपकी एक दुकान है, आपका टोटल रेवेन्यू आया 10,000 रुपये एग्जाम्पल के लिए। एक साल में कितना आप कमाई किए, 10,000। लेकिन 10,000 रुपये आपकी शुद्ध कमाई है क्या, नहीं है। 10,000 आपकी शुद्ध कमाई क्यों नहीं है, क्योंकि 10,000 में से आप किराया दोगे, वर्कर को सैलरी दोगे, तो वो सब घटाना पड़ेगा कि नहीं। तो उसी तरीके से जीएसडीपी में से अदर एक्सपेंसेस को हटाएंगे, तभी तो हमको शुद्ध रूप मिलेगा, शुद्ध प्रोडक्शन मिलेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एनएसडीपी बनेगा। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, पर कैपिटा इनकम। प्रति व्यक्ति आय का मतलब है भारत की जनसंख्या, हमारी जो टोटल राष्ट्रीय आय जो भी आएगी उसका औसतन हिस्सा। समझिएगा, मान लो किसी देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, 1 लाख, और उस देश की जनसंख्या कितनी है, 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए, ये जो 1 लाख है वो 1,000 लोगों में बटेगा ना भाई। तो हर आदमी को जो हिस्सा मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे, प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। बनेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एमएसपी क्या होता है भाई, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार क्या करती है, किसानों का भला करने के लिए, किसानों के लाभ को सिक्योर करने के लिए किसानों से क्या करती है, एमएसपी पर खरीदारी करती है। क्यों करती है भाई, भाई एमएसपी पर खरीदेगी सरकार अनाज को, गेहूं को, है ना, धान को, तभी तो सरकार उसको सिक्योर करेगी। और फिर क्या करेगी, पीडीएस के माध्यम से जनता को देगी भाई, गरीब वर्ग को बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड आप लोग सुने होंगे, है ना, निराश्रित कार्ड, स्लेटी कार्ड, नारंगी कार्ड, इन सब के माध्यम से जनता में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो उसके लिए क्या करती है सरकार, किसानों से खरीदारी करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। एमएसपी कौन जारी करता है, एमएसपी का निर्धारण कौन करता है, लागत और मूल्य आयोग, लागत और मूल्य निर्धारण आयोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया, एमएसपी की सिफारिश करता है, ये डिसीजन अथॉरिटी कौन है, सरकार है, कैबिनेट है। बनेगा। कृषि व आर्थिक मंत्रालय, कैबिनेट बनेगा। सलाहकार संस्था कौन सी है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसकी स्थापना कब हुई है, 1965, तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब होता है प्रकृति, कोई भी चीज जो हम डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त करते हैं उसको प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। जैसे कृषि हो गया, कृषि हो गया आपका, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, गो पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, है ना, खनन उत्खनन हो गया, खनिज पहाड़ से मिलता है, जमीन के अंदर से मिलता है। कोई भी ऐसी चीज जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से मिलती है उसको किसमें लेना है, प्राकृतिक। द्वितीयक क्षेत्र जिसमें इंडस्ट्री आ गया, मशीन, कोई भी चीज जिसमें मशीन का यूज है किसमें आएगी, द्वितीयक क्षेत्र में आएगी, सेकेंडरी बनेगा। जैसे कि निर्माण और विनिर्माण कारखाने, वाटर सप्लाई बनेगा, वाटर सप्लाई आ गया आपका, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, ट्यूबवेल, है ना। तो कोई भी ऐसी चीज जो मशीन है वहां पर द्वितीयक आएगा। तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक मतलब होता है भाई सर्विसेज। अब प्राथमिक मतलब प्रकृति, द्वितीयक मतलब उद्योग, तो तृतीयक मतलब क्या होगा, नौकरी। प्राथमिक और द्वितीयक के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए किसी तीसरे आदमी की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, तृतीयक क्षेत्र बोलेंगे। जैसे कि हो गया दूरसंचार, रेलवे, तो ये क्या करता है भाई, फैसिलिटेटर है। तृतीयक क्षेत्र क्या है भाई, सुविधा देने वाला है। तो कोई भी चीज की जब सुविधा की बात करेंगे, बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, स्वास्थ्य हो गया, दूरसंचार हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये सब किस में आएगा भाई, रेलवे हो गया, सब किस में आएगा, सब आएगा सेवा क्षेत्र में। आगे बढ़े तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा योगदान राष्ट्रीय आय में किसका है, तो सेवा क्षेत्र का है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से फील्ड में इन्वॉल्व है, तो हमको क्या लेना है, प्राथमिक लेना है भाई, कृषि क्षेत्र बनेगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में सबसे ज्यादा योगदान उद्योग का है, और छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा
70% लोग किसमें इन्वॉल्व है? कृषि में इन्वॉल्व है। देखिए यहां पर आप लोग चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि भारत में ये जो क्षेत्र दिख रहे हैं ये सेवा क्षेत्र है। 55% लगभग 50% से भी ज्यादा है ना। 50% से भी ज्यादा क्षेत्र किसका दिख रहा है आपको? सेवा का दिख रहा है। सेवा के बाद सेकंड नंबर पे उद्योग, ठीक है। सेवा देखिए पहला, उद्योग दूसरा, और सबसे कम किसका है? 17% या 18% लगभग किसका है? कृषि का है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसका है? उद्योग का। उद्योग के बाद सेकंड नंबर सेवा और थर्ड नंबर किसका है? कृषि का है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो हमको उद्योग को प्राथमिकता देना है। यानी छत्तीसगढ़ का प्राइमरी सेक्टर कौन सा है? उद्योग है, ऐसा हम बोल सकते हैं। आगे बढ़े। आकांक्षी जिले छत्तीसगढ़ में देखिए भाई 10 आकांक्षी जिले हैं। आकांक्षी जिले होते क्या है? ये नीति आयोग का कार्यक्रम है, आकांक्षी जिला प्रोग्राम। इसमें क्या होता है भाई? पूरे देश के लगभग 117 जिले 117 117 जिले को टारगेट किया गया है। और ये 117 जिले पिछड़े हैं। क्या है? बहुत ही पिछड़े हैं, रूरल एरिया है। रूरल एरिया है। इन रूरल जिले को टारगेट करते हुए सभी मानकों पर आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसको बोलते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इस आकांक्षी जिला कार्यक्रम में हमारे छत्तीसगढ़ के 10 जिले हैं। 117 में से 10 जिले हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। इन 10 जिलों को कैसे याद रखना है? तो एकदम सिंपल है। बस्तर संभाग के 7 जिले, बस्तर संभाग के 7 जिले, कोरबा, राजनांदगांव और महासमुंद। कोरबा, राजनांदगांव और महासमुंद बनेगा। सरगुजा संभाग का कोई जिला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई लिंगानुपात क्या होता है। प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या उस राज्य का, उस क्षेत्र का लिंगानुपात कहलाता है। किसी भी क्षेत्र का लिंगानुपात क्या है? पर 1000 पर्सन मतलब मेल में फीमेल का काउंटिंग या संख्या क्या कहलाएगा? लिंगानुपात कहलाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 991, 991। ठीक है। चालू खाता घाटा, चालू खाता घाटा, चालू खाता घाटा का मतलब होता है जब हमारा देश का आयात, दो चीजें होती है भाई, आयात और निर्यात। तो जब आयात का जो मूल्य होता है, यानी कि मान लो हमारा जितना भी वस्तु आयात हो रहा है उसका टोटल प्राइस हमारे टोटल निर्यात होने वाली वस्तुओं के प्राइस से ज्यादा हो जाए तो हमारे को क्या होता है? फिर चालू खाता घाटा होता है। चालू खाता घाटा। आर्थिक वृद्धि दर क्या होती है भाई? आर्थिक वृद्धि दर का मतलब होता है, देखिए समझिएगा, कि जैसे कृषि है 2023-24 और 2024-25, मान लो कृषि का भागीदारी 16% है। कितना है? 16%। यहां कितना है? 18%। 2023-24 के वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में एग्रीकल्चर का भागीदारी 16% है। वहीं 2024-25 में भागीदारी हो गई 18%, यानी 2% का भागीदारी बढ़ गया। तो अब बोलेंगे कि बताओ भाई वृद्धि दर कितनी है कृषि की इस वर्षों में? तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, गणित में आप लोग परसेंटेज चेंज पढ़े हो ना, तो वही करना है। अगले वर्ष माइनस पिछले वर्ष बटे पिछले गुणित 100, तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस 16 बटे 16 गुणित 100, 200 बटे 16, 50 बटे 4, 12.5%। कितना आएगा? 12.5% का वृद्धि दर है। एक बार फिर से बता रहा हूं, पिछले वर्ष का वृद्धि दर 16%, अगले वर्ष का वृद्धि दर 18%। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ ये बताना है। क्या करेंगे? अगले वर्ष का वित्तीय अगले वर्ष का कृषि दर, कृषि भागीदारी माइनस पिछले वर्ष का कृषि भागीदारी बटे पिछले वर्ष का कृषि भागीदारी गुणित 100, कितना हो जाएगा भाई? कर लो। 18 में से 16, 2 बटे 16 गुणित 100, 12.5%। आगे बढ़ते हैं। बजट की संरचना, तो बजट में मुख्य रूप से होती है भाई सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय का मतलब होता है कि पब्लिक से जो हमको आय मिलेगी,
उसको हम क्या बोलेंगे, सार्वजनिक आय। मतलब जो जिसको हम सार्वजनिक उपयोग के लिए मतलब यूज करेंगे। तो सार्वजनिक आय के दो भाग होते हैं, राजस्व आय और पूंजीगत आय। राजस्व आय का मतलब होता है भाई टैक्स कलेक्शन, राजस्व की प्राप्ति विभिन्न करों के माध्यम से, विभिन्न भुगतान के माध्यम से जनता जो देती है सरकार को, वो राजस्व आय है। और पूंजीगत आय क्या है भाई, सरकार क्या करेगी, जब सरकार कुछ इन्वेस्ट करेगी, पुलिया बनाएगी, है ना, रेलवे बनाएगी, या सॉरी कुछ प्रोजेक्ट बनाएगी, और उसके माध्यम से सरकार को जो पैसा मिलेगा, देखिए नाम से पता चल रहा है पूंजीगत आय, सरकार पूंजी लगा रही है और उस पूंजी लगाने के बाद फ्यूचर में सरकार को उस पूंजी से आय मिलेगी, किराया मिलेगा, टैक्स कुछ कलेक्शन होगा, उसको बोलेंगे पूंजीगत आय। उसके बाद देखिए सार्वजनिक व्यय, सरकार सार्वजनिक हित के लिए जब खर्चा करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, सार्वजनिक खर्चे को सार्वजनिक व्यय। राजस्व व्यय, सरकार क्या करेगी, राजस्व कलेक्शन के लिए जो खर्चा करेगी उसको बोलेंगे राजस्व व्यय, यानी कि राजस्व प्राप्ति के लिए, राजस्व विभाग के लिए खर्चा जो करेगी, जैसे कि आपका सरकारी भवन का किराया हो गया, तो भाई सरकारी भवन का किराया किस में आएगा, राजस्व व्यय में। अब सरकारी भवन का किराया नहीं देगी सरकार, तो उससे क्या होगा भाई, सरकार को ही तो घाटा होगा। तो सरकारी भवन का किराया, बिजली बिल, ये सब देना पड़ता है ना, तो ये किस में आएगा, राजस्व व्यय में आएगा, बनेगा। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय का मतलब क्या है, सरकार के लिए परिसंपत्ति पैदा, पूंजीगत व्यय का मतलब है पूंजी प्राप्त करने के लिए जो खर्चा करेगी सरकार, उसी को क्या बोलेंगे, पूंजीगत व्यय बोलेंगे, बनेगा। और पूंजी से जो आय मिलेगी उसको पूंजीगत आय बोलेंगे। आगे देखिए, अब देखिए टैक्स, टैक्स जो राजस्व होता है, कर प्रणाली, एक तो होता है भाई टैक्स के माध्यम से कर राजस्व आता है। राजस्व के दो प्रकार, एक तो हो गया कर राजस्व और दूसरा हो गया गैर कर राजस्व। एक तो हो गया कर राजस्व और दूसरा क्या हो गया, गैर कर राजस्व। तो देखिए टैक्स दो प्रकार का होता है, आपको पता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, यदि टैक्स आप पर लगाया जाएगा और उसका पैसा भी आप ही पटाओगे, पेमेंट आप करोगे, तो प्रत्यक्ष कर। लेकिन टैक्स आप पर लग रहा है लेकिन पटा कोई और रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष कर। जैसे कि जीएसटी, जीएसटी का मतलब क्या है, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लगता दुकानदार पे है, देता कौन है, आप देते हो, तो जीएसटी क्या है भाई, इनडायरेक्ट टैक्स है। गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व ऐसा कलेक्शन जो सरकार टैक्स के माध्यम से प्राप्त नहीं करती। जैसे सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी, है ना, सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी, सरकार कुछ प्रॉपर्टी खरीदी है, सरकार को उसका कुछ कट मिलेगा, कमीशन मिलेगा, या सरकार किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करी है फॉरेन में, या सरकार किसी देश को लोन दी है तो उसका ब्याज मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, गैर कर राजस्व बनेगा। आगे देखिए, राजकोषीय स्थिति, राजकोषीय स्थिति का मतलब क्या है भाई, सरकार का राजकोषीय खजाना, है ना, खजाना बोलते हैं अपन, सरकार का जो भी टोटल अमाउंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, राजकोषीय स्थिति। राजस्व अधिशेष, राजस्व अधिशेष क्या होता है भाई, अधिशेष मतलब होता है एक्स्ट्रा। अगर आपका राजस्व कलेक्शन हो रहा है भाई, राजस्व एक तो आ रहा है और दूसरा जा रहा है, तो अगर राजस्व आए यानी कि इनकम या जो भी आ रही है राजस्व से, वो खर्चे से ज्यादा हो जाए, यानी कि इनकम जो है, राजस्व की जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, राजस्व अधिशेष। मतलब हमारा पैसा बचेगा, सरकार का खजाना बढ़ेगा, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, राजस्व अधिशेष। राजस्व घाटा किसको बोलेंगे, भाई सरकार के पास 2 रुपए आ रहे हैं, सरकार 4 रुपए खर्चा कर दे रही है, उसको क्या बोलेंगे, राजस्व घाटा। यानी कि इनकम, राजस्व की इनकम से ज्यादा का राजस्व खर्चा, उसको बोलेंगे राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा का मतलब है सरकार का कुल व्यय, कुल व्यय का मतलब है पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। सरकार का पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में सरकार की कुल प्राप्ति को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, राजकोषीय घाटा आ जाएगा, बनेगा। अब देखिए भाई, फसलों के प्रकार देखते हैं, तो आप सभी को पता है 3 प्रकार की फसलें होती है, कौन कौन सी, तो भाई एक होती है खरीफ, एक बाजरा, सॉरी एक रबी, एक खरीफ और एक जायद होती है ना, खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ फसल क्या होती है भाई, इसकी बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई कब होती है, सितंबर अक्टूबर। खरीफ की बुआई होती है जून जुलाई में और कटाई होती है सितंबर अक्टूबर। ठंडी के टाइम रबी फसल उगाते हैं, बोते हैं सॉरी,
और कटाई कब होती है इसकी? जनवरी और फरवरी। उसके बाद गर्मी में, ग्रीष्म काल में मौसमी फसल, है ना, जैसे कि तरबूज, खरबूज, है ना, ये सब जो उगाते हैं हम लोग फरवरी मार्च, और इसकी कटाई कब होती है? मई जून में। खीरा, करेला, तरबूज, खरबूज, ठीक है, तो ये जायद फसल कहलाती है। कृषि संगणना, कृषि संगणना का मतलब होता है एग्रीकल्चर सेंसस। तो इसका आयोजक कौन है भाई? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। हर 5 साल में कृषि संगणना आयोजित की जाती है। 11वीं कृषि संगणना कब हुई थी? 2021-22, है ना। इसका आंकड़ा भी नहीं आया है 2021-22 का, डाटा आने वाला है, आया नहीं है अभी। हमारे पास जो डाटा उपलब्ध है वो 2015-16 का, याद रखिएगा, 10वीं कृषि संगणना है, 10th नंबर की है। कौन से नंबर की है? 10th। इसी तरीके से पशु संगणना भी होती है, ये भी प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित की जाती है। अभी 21वीं पशु संगणना 2022-23 हुई है, और 2020वीं पशु संगणना 2019 ये भी हो चुकी है। इसका भी डाटा हमारे पास नहीं है, और इसका डाटा हमारे पास उपलब्ध है, इसको हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे में। अब देखिए भाई, एक होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5। ये NFHS 5 का डाटा हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। ये भी प्रत्येक 5 साल में आयोजित किया जाता है। 2019-20 का डाटा, 2019-20, है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कब किया गया? 2019-20 का डाटा हमको पढ़ना है भाई, बनेगा। क्रय शक्ति क्षमता क्या होती है भाई? मुद्रा की पावर, मुद्रा की पावर, तो ट्रिपल भी बोलते हैं इसको, परचेसिंग पावर पेरिटी। तो भारतीय रुपया जो है वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है। तो भारत का जो क्रम है वो कौन सा नंबर का है? 3रा। यानी कि ये मुद्रा की एक्सचेंजिंग पावर को दर्शाता है, भारत की एक्सचेंजिंग पावर, मुद्रा को ये दर्शाने वाला डाटा है क्रय शक्ति क्षमता। ठीक है, धन्यवाद सभी को।